तो आज का क्लास हम लोग का है कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिक्शन जब रोलिंग और कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का सबसे पहले एग्जांपल देखो। जो मैंने आपको 3 वीडियोस मैंने जो दिया था आप लोगों को, उसमें मैंने एनिमेशंस भी दिखाए थे कि इसका मोशन कैसा होता है। कंबाइन रोटेशन ट्रांसलेशन में जो हमारा व्हील होता है, कार का व्हील जो होता है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशंस। वो रोटेट भी करता है एक्सल का अबाउट, और एक्सल आगे भी जा रहा है हम लोगों का। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ओके, तो इसमें अब कंबाइन रोटेशन ट्रांसलेशन में किसी भी बॉडी का ना तो प्योर रोटेशन होगा और ना ही प्योर ट्रांसलेशन होगा, दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों मिक्स रहेगा। ओके, तो कोई भी पार्टिकल अगर उस पर लोगे तो सर्कुलर मोशन होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब नहीं ही होता है। ओके, अब इसमें कंबाइन रोटेशन ट्रांसलेशंस में हम लोग ढेर सारे केसेस बनाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पे अगर व्हील मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन लगता है, और भी चीज़ें होता है, स्लिपिंग भी होता है। कभी कभी देखते हो सडनली लोग ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो स्लिप कर जाता है जो व्हील होता है। तो क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे, क्या क्या फार्मूला होता है, क्या और भी हमें नए टर्म्स सीखने की ज़रूरत है। तो चलो मैं कुछ केसेस बनाता हूँ यहाँ पे, जिसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। लिखो, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग एंड स्लाइडिंग के केसेस में यहाँ पर बनाऊंगा आप लोगों को, कि रोल भी करेगा, स्लिप भी करेगा कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशंस में। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक किस तरह का ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे इस सिलेंडर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, इसको वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास को हमने VCM दे दिया, एंड देर इज अ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन ओमेगा। ओके, तो जरूरी नहीं कि यहाँ फ्रिक्शनलेस ही होगा, फ्रिक्शन भी हो सकता है सरफेस के बीच में। अब केस 1 हम यहाँ पे ये बना सकते हैं, दिस इज द केस 1 इन विच द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन r टाइम्स ओमेगा। अगर एक केस है, ठीक है, VCM ग्रेटर देन r ओमेगा, तो अब मुझे ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या स्लिपिंग होगा, नहीं होगा, फ्रिक्शन लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा तो काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक लगेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो अब मुझे आप ये बताओ कि इफ़ VCM वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन का सेंस अगर क्लॉकवाइज है, तो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, ये हम लोग का लोएस्ट पॉइंट हो गया। ये जो हमारा डिस्क है, रिंग है, सिलेंडर है, स्फीयर है, वट एवर इट इज़, द लोएस्ट पॉइंट ए हो गया हम लोग का, और ग्राउंड तो रेस्ट में है ही। अब मुझे आप ये बता सकते हो कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट। ओके, VCM माइनस आर ओमेगा। कितना आएगा? VCM माइनस आर पीसीएम ओमेगा। माइनस। यस, VCM माइनस आर ओमेगा। ये हमने आपको बताया था कि इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करना है, तो ट्रांसलेशन इफेक्ट और रोटेशन इफेक्ट दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन इफेक्ट, सेंटर ऑफ मास VCM से जा रहा है ए वाला, और रोटेशन की वजह से अगर मान लो इसका प्योर रोटेशन होता तो आर ओमेगा, इसका वेलोसिटी इधर होता तो एक वेलोसिटी इधर आ जाएगा, आर इंटू ओमेगा। ओके, अब लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी इन दोनों से डिफाइन होगा, नेट वेक्टर सम ऑफ VCM एंड आर ओमेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा द वेलोसिटी ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू VCM माइनस आर टाइम्स ओमेगा, राइट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट। अब लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमें ये देखना है कि दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज VCM माइनस आर ओमेगा ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर दिस क्वांटिटी इज VL ग्रेटर देन जीरो, मतलब इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब जो हमारा रिंग है, डिस्क है, या फिर हमारा सिलेंडर है, उसका वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लोएस्ट पॉइंट का, जो यहाँ पे कांटेक्ट में है। अब आपको मैंने फ्रिक्शन के टाइम ये सब चीज़ें में भी मैंने डिस्कस किया था, एक चीज़ बताया था कि मान लो कि एक हमारे पास इस तरह से ग्राउंड है, और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, मास ऑफ द ब्लॉक इज m। ओके, और इस ब्लॉक का वेलोसिटी अगर हम v इधर प्रोवाइड करेंगे, तो ब्लॉक और ग्राउंड यहाँ पे कांटेक्ट में है। इफ द ब्लॉक इज गिवन अ वेलोसिटी v along दिस डायरेक्शंस, सो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, किधर लगता है? बैकवर्ड में डिलीट। बैकवर्ड। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स बैक, एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज काइनेटिक इन नेचर,
काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। हाँ अब उसी तरह से यहाँ पे रोलिंग मोशन हो रहा है, कंबाइन रोटेशन ट्रांसलेशन चाहे जो भी हो रहा है, यहाँ पे देखना है कि कॉन्टेक्ट वाला सरफेस कौन सा है। एक सरफेस ग्राउंड है और एक इसका लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे कॉन्टेक्ट है। बाकी पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट होगा। जो पॉइंट कॉन्टेक्ट में हो उसका वेलोसिटी किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसका वेलोसिटी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन तो यही लगना है। फ्रिक्शन अगर यहीं लगना है, वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में। एंड दैट इज द काइनेटिक इन नेचर। ओके, सो द फ्रिक्शन फोर्स एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट, ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इधर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो अगर आपको कहीं भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर फाइंड करना है, ध्यान से देखना, तो हमें ये देखना होगा कि जो सरफेस कांटेक्ट में है उन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। जैसे यहाँ पे जैसे हम देखते हैं उसी तरह से रिलेट करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीके से कि यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी फॉरवर्ड है, तो अगर हम ऐसे कंपेयर करें कि अगर ग्राउंड रेस्ट में कोई पॉइंट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो द फ्रिक्शन फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट। एंड यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस, सो देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट के डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ कि काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है, इस पॉइंट का वेलोसिटी किधर है, इस पॉइंट का वेलोसिटी हमारा इधर है, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी इधर है ना, तो पॉइंट आगे मूव कर रहा है और स्लिप कर रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग या बैकवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिप। ए पॉइंट आगे मूव कर रहा है ना, दिस पॉइंट इज मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, स्लिप करते हुए जा रहा है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग। ओके, तो ये हमारा फॉरवर्ड स्लिपिंग का एग्जांपल है। रियल लाइफ में इसको कहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं बताता हूँ रियल लाइफ में फॉरवर्ड स्लिपिंग का एग्जांपल आप कहाँ पे देखोगे। आप मान लो कि कार ड्राइव कर रहे हो या बाइक ड्राइव कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपका व्हील का पूरा रोटेशन है, सडनली आप ब्रेक अप्लाई करते हो और आपका व्हील का रोटेशन स्टॉप कर जाता है और जो उसका लोएस्ट पॉइंट है आगे स्किड कर जाता है ना, आगे हाँ स्किड कर जाता है। तो वो जो हमारा है लोएस्ट पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और वहाँ पे फ्रिक्शंस लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो हमारा फॉरवर्ड स्लिपिंग का एग्जाम्पल हुआ। ओके, हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रिक्शन का डायरेक्शंस, फ्रिक्शन का नेचर आइडेंटिफाई करना। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके बीच में रिलेटिव मोशंस फाइंड करने होते हैं और उसके बाद हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शंस बताना होता है। नेक्स्ट केस 2। हालांकि यहाँ पे देखो, एक पॉइंट जब रोटेट करेगा तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, लोवेस्ट पॉइंट बार बार चेंज हो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो आएगा वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, जो पॉइंट आएगा उस पर फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शंस लगते रहेगा काइनेटिक नेचर का। नेक्स्ट केस 2। तो अब अगला केस हम लोग का है कि द सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इज लेस देन आर ओमेगा, वीसीएम लेस देन आर ओमेगा। अगर एक केस है तो हमारा क्या सिचुएशन होगा यहाँ पे, तो ये तो हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एंगुलर वेलोसिटी ये हो गया हम लोग का ओमेगा। ओके, अब आप देखो कि अगर हम इसके लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दे, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर या फिर सिलेंडर जो भी है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट। हम फिर से वही काम करेंगे, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, अगर किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी अगर फाइंड करना है इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में, तो आपको क्या करना होता है, रोटेशन इफेक्ट एंड ट्रांसलेशन इफेक्ट। ट्रांसलेशनल इफेक्ट वीसीएम, एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी किधर होता है, इधर आर ओमेगा, है ना, ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो आर ओमेगा इधर हो जाएगा। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल इफेक्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ रोटेशनल इफेक्ट, एंड वी सी एम माइनस आर ओमेगा। और लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी अब क्या होगा यहाँ पे, वी एल लेस देन 0 टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया, तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लोगे कि इफ़ वी हैव अ ब्लॉक हैविंग मास m और अगर हम इसको वेलोसिटी लेफ्ट के डायरेक्शन में दे दें, बिकॉज लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो द फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन
जो नेचर का होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स टुवर्ड्स राइट, एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके, एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा इधर लग जाता है, ये हो गया हम लोग का फॉरवर्ड डायरेक्शन एफ के, ओके, समझ में आया? ए वाला हम लोग का हो गया एफ के। तो ये हो गया हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम थर्ड केस ले सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि आप जब ही कोई वैन इसको स्टार्ट करोगे या जो भी कार या बाइक को स्टार्ट करते हो और एक ही बार पूरा हाई स्पीड पे लेके चले जाओ, हाई स्पीड्स पे लेके जाओगे तो क्या होगा? वहाँ पे हमारा वहीं पे जो व्हील होता है सडनली स्किडिंग करने लगता है, स्किड करने लगता है। तो ये जो हमारा है बैकवर्ड स्लिपिंग का एग्जाम्पल है, बिकॉज लोएस्ट पॉइंट बैक के डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और वहाँ पे उसका स्लिपिंग हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ बैकवर्ड स्लिपिंग का एग्जाम्पल हुआ, ओके। तो इस तरह का रियल लाइफ एग्जाम्पल में देख सकते हो। होता क्या है कि मान लो कि हमारा कार इनिशियली रेस्ट में है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, कार इनिशियली रेस्ट में है, सडनली आपने अपने व्हील को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया एक्सेल के थ्रू। क्या करता है? व्हील को रोटेट करेगा, सडनली रोटेट करेगा। इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है और इसकी वजह से क्या होगा? ये हमारा ए वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी लेफ्ट में होगा, बिकॉज रोटेशनल इफेक्ट की वजह से ही वेलोसिटी आएगा, सेंटर ऑफ मास तो अभी मूव किया नहीं है। तो ए लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है, और जब ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसके बाद सेंटर ऑफ मास जो हमारा है सिस्टम पे, अगर कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ गया फ्रिक्शंस, तो आगे एक्सेलरेट करने लगता है, एक्सेलरेट करने लगता है। तो ये हमारा केस होता है, ठीक है। तो जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और सडनली क्लच को छोड़ते हैं और वहाँ पे एकदम एक्सेलरेटर देके, तो फिर वहाँ पे क्या होता है? हमारा बैकवर्ड स्लिपिंग होती है और फ्रिक्शन हमें आगे मिलता है, जिसके चलते हमारा बाइक एक्सेलरेट कर जाता है, ओके। थर्ड एग्जांपल, थर्ड केस है हम लोग का कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ये है और ए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है एंड वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओके। अगर ए केस है तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हम लोग का लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, ये हम लोग का सेंटर ऑफ मास है सी, ए सी हो गया, ठीक है, सी, और ए हो गया लोएस्ट पॉइंट। अब देखो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, रोटेशन ट्रांसलेशन इफेक्ट वीसीएम, और इधर आ जाएगा हम लोग का रोटेशनल इफेक्ट आर ओमेगा। सो द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू वीसीएम माइनस आर ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। अब बोलोगे लोवेस्ट पॉइंट का 0 है, बाकी चीज़ें मूव कर रहा है, हो सकता है लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0, बाकी पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। तो अगर इसके बीच में लोवेस्ट पॉइंट अगर 0 वेलोसिटी है, ग्राउंड भी रेस्ट में है, तो क्या अगर एक ब्लॉक का वेलोसिटी अगर आप 0 कर दोगे तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? बोलो, फ्रिक्शन फोर्स ये हिलेगा ही नहीं। तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, देर इज नो रिलेटिव मोशंस, बट स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। लेकिन अभी तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, बिकॉज देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे इफ वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये जो हम लोग का केस होता है, एक केस कौन सा होता है? एक केस होता है प्योर रोलिंग, ओके, प्योर रोलिंग, या इसको बोल सकते हैं रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, ओके। कंडीशंस क्या होता है रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का, स्लिपिंग का? एक कंडीशन ये होना चाहिए कि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब रिलेटिव मोशंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड 0 होना चाहिए। रिलेटिव मोशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मस्ट बी 0, ये कंडीशंस होना चाहिए। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स में एक्ट, मतलब यहाँ पे लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन
मे एक्ट का मतलब क्या है कि लग भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिट होता है वो क्या होता है, म्यू से एफ एस मैक्स, कुछ इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये तो एडजस्टेबल फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शंस। तो इसका डायरेक्शन इसकी टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा इस सिलेंडर का टेंडेंसी किधर है जाने की, उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्रिक्शन फोर्स इस पे एक्ट करेगा और उसका डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा। बट ये तो श्योर हो जाओ कि इफ़ दिस इज़ द केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, तो वहाँ पे हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन कभी नहीं लगेगा, लगेगा तो स्टैटिक लग सकता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो यहाँ एनर्जी का बेसिकली स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो लॉस नहीं होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में, बिकॉज यहाँ एनर्जी का तो लॉस नहीं हो रहा है ना, फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शंस का नेट वर्क डन जीरो होता है, मैंने आपको बताया भी था पहले। ओके, तो एक केस हो गया रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का। रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का ग्राउंड पे केस जो है, अगर ग्राउंड पे रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है तो वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा को सेटिस्फाई करता है। और इवन रियल लाइफ में जितने भी हम व्हीकल्स या गाड़ी या जो भी ड्राइव करते हैं या देखते हैं, वो मैक्सिमम टाइम रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का ही केस रहता है। वो स्लीपिंग नहीं होता है, व्हील तो आगे मूव कर रहा है लेकिन वहाँ स्किडिंग नहीं होता है। हाँ, कभी कभी सडनली मान लो कोई सामने आ गया तो सडनली ब्रेक अप्लाई करने से वहाँ स्लिपिंग हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोई नहीं चाहता है कि हमारा जो गाड़ी रोल कर रहा है, उसका व्हील जो रोल कर रहा है वो स्लीपिंग करते हुए जाए, अदरवाइज टायर का लाइफ टाइम जो होगा कम हो जाएगा। ओके, उसका लाइफ कम हो जाता है, ओके, स्लीपिंग की वजह से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग पे ही जाते हैं। बोलो। हाँ सर। तो फिर अगर मोस्ट ऑफ द टाइम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होता था तो फिर गाड़ी में जैसे सर फ्यूल क्यों लगेगा सर, क्योंकि गाड़ी में, वर्क तो नहीं कर रहा है फ्रिक्शन। अरे तो गाड़ी हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी को रिटार्डेशन कर रहे हैं, तो उसमें तो जाएगा ना, उसका काइनेटिक जब एनर्जी, फ्रिक्शन वर्क नहीं नॉर्मल किया। ऐसे वेलोसिटी पे रहेगा तो फिर नहीं जाए लगेगा। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो नहीं लगेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी रह नहीं सकता है ना, रीजन एयर है, एयर ड्रैग के वर्क करता है। दूसरी चीज़ें, सामने कोई आएगा ब्रेक लगाना ही पड़ता है, रोड में गड्ढे होते हैं तो ऊपर नीचे जाओगे ही। तो फोर्थ एक्सल में फ्रिक्शन होता है, वहाँ टॉर्क लगाएगा ही, उसको रोकेगा। तो सब कुछ को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ तो एक कांस्टेंट पावर देना ही पड़ता है रियल लाइफ में। अगर मान ले हाईवे पे जैसे, तो फिर वहां पे फिर बहुत कम फ्यूल लगेगा। हाँ, हाईवे पे इसीलिए देखते हो कि वहाँ पे थोड़ा सा माइलेज बढ़ जाती है। जहाँ बार बार ब्रेक लोगे क्योंकि अपना आप काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेट रिटार्ड करोगे, तो वहाँ पे हमारा माइलेज कम हो जाता है गाड़ियों का, बिकॉज वहाँ पे हमारा ज़्यादा एनर्जी जा रहा है उसी को रोकने या एक्सेलरेट करने में। हाईवे पे क्या होता है कि हम एक स्पीड से जाते हैं, लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हाईवे पे जा रहे हो तो एयर ड्रैग वर्क करता है, और एयर का ड्रैग भी बहुत अच्छा खासा फोर्स अप्लाई कर देता है गाड़ियों पे। तो वहाँ पे उसको ओवरकम करने के लिए कांस्टेंट पावर तो आपको इंजन से सप्लाई करना पड़ेगा, एक एनर्जी उसमें जाता है। दूसरी चीज़ है, जिस एक्सल पे आपका रोटेशन हो रहा है वहाँ भी तो क्या बोलते हैं, वहाँ भी आपका टॉर्क लगता है, बिकॉज एक्सल के पास में भी इतना बढ़िया लुब्रिकेंट तो नहीं होता ना, कुछ तो टॉर्क लगता ही, कुछ तो फोर्सेस लगता ही है वहाँ पे, तो उसको भी ओवरकम करना होता है। तो बहुत सारे सर फैक्टर्स होते हैं। एयर ड्रैग कंसिडरेबल होता है। कंसिडरेबल में बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर जितने हाई स्पीड से जाओगे वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते जाएगा। इसीलिए बाइक वाला 100 के ज़्यादा ऊपर जाता है तो लगता है वो फ्लाई कर जाएगा। देखते हो कितना प्रॉब्लम होने लगती है एयर ड्रैग। जो हमारे जैसे रियल एरोप्लेन लाइफ में एरोप्लेन का जो मॉडल बनाया जाता है, इस तरह से क्यों बनाया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एयर ड्रैग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे। क्यों नहीं हम फ्लैट बना देंगे, फ्लैट बनाने से क्या प्रॉब्लम है, स्पीड ही गेन नहीं करेगा, बिकॉज इतना हाई स्पीड में, जितना हाई स्पीड में जाओगे उतना ही एयर ड्रैग ज़्यादा लगेगा, और एयर ड्रैग जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा आपका उतना एनर्जी का लॉस कराएगा। सर तो एयर ड्रैग हमेशा प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर्ड होता है। इन जनरल वी मतलब स्क्वायर उसी होता है। तरह अब का। डिपेंड करता है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करते होंगे, आपका गाड़ी का शेप क्या है, इन सब चीज़ों का मॉडल क्या है। इसीलिए गाड़ियों का मॉडल भी बड़ा मैटर करता है। ओके, कि किस तरह का शेप बनाया जाता है। अगर आप गाड़ी का किसी किसी का शेप देखते हो, एकदम जो बुलेट ट्रेन होती है, कभी कभी शेप देखोगे तो ऐसे बनाया रहता है एकदम एरोप्लेन जैसा शेप का कुछ, उससे क्या होगा, एयर ड्रैग को मिनिमाइज कर देता है। तो बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके ओके, तो अब हम आपको ये बता रहे थे कि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का एक केसेस होता है, और यहाँ पे हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे लिखो
क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक। यहाँ पे प्लैंक है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी का सेंस ऑफ रोटेशन देखना है, ए इधर रोटेट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है। सो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक v so that the cylinder rolls without sliding on the plank? क्या होना चाहिए? यस, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। और आप लोगों के आंसर्स करेक्ट हैं। देखो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात ये देखना है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ लोवेस्ट पॉइंट L है, ए प्लैंक P हो गया, प्लैंक P। फॉर नो स्लिपिंग द वेलोसिटी ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक शुड बी इक्वल टू 0। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी और प्लैंक का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। नो स्लिपिंग के लिए जो ए कंडीशंस को होल्ड करना पड़ेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट? लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी VCM, ट्रांसलेशन इफेक्ट एंड रोटेशन से कितना इफेक्ट आएगा? R ओमेगा, वो ऐड हो जाएगा। अब बताओ कि ऐड कैसे हो गया? बिकॉज VCM भी इधर है और R ओमेगा भी ऐसे है, बिकॉज रोटेशन का सेंस ए वाला है ना, तो इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा, दोनों ऐड हो गया, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक VP, एंड therefore velocity of the center of mass is 6 plus 2 into 2 is equal to velocity of the plank, therefore VP is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा प्लैंक का वेलोसिटी होना चाहिए फॉर नो स्लिपिंग। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप यही याद रखो कि VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। वो कब होता है? वो जब एक ग्राउंड पे होता है ना, तब वो कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं। जब ग्राउंड पे नहीं है तो इन जनरल रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का जो केस होता है, ये होता है कि द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम शुड बी इक्वल टू 0। ये होना चाहिए। ग्राउंड का वेलोसिटी 0 होता है, इसलिए हम लोग वो ग्राउंड बोल का पाते हैं। वेलोसिटी 0 होता है, इसलिए हम VCM इक्वल टू R ओमेगा अप्लाई करते हैं। बट जरूरी नहीं कि ग्राउंड पे ही रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा, प्लैंक पे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताना है, VCM कितना होगा, इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस R, एंड द R इज इक्वल टू 2 मीटर, एंड कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ए प्लैंक और इस पॉइंट के बीच में भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, और ग्राउंड और सिलेंडर यहाँ इसके बीच में भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। सो यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, इसका वेलोसिटी बताना है, एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी से जा ही रहा होगा, रोटेट भी कर रहा होगा, तो VCM एंड ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करके बताना है। वेरी गुड, सो आंसर इज, तो VCM आ जाएगा 20। देखो यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मान लो कि एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है ओमेगा, इस पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट, मतलब A शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड, दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? VCM माइनस R ओमेगा इज इक्वल टू 0। सो VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। एक ग्राउंड पे नो स्लिपिंग का केस होता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, द सेकेंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, एंड यहाँ पे भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो मतलब VCM ऑफ द velocity of the topmost point, top point should be equal to velocity of the plank P। ये हम लोग का plank है P और ये है topmost point T। ओके, इन दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए फॉर नो स्लिपिंग। टॉपमोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी देखो VCM, और रोटेशन की वजह से ऐसे ऐड हो जाएगा, सो VCM प्लस R ओमेगा इज इक्वल टू प्लैंक का वेलोसिटी 40। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, VCM इक्वल टू R ओमेगा, so this is 2 times VCM is equal to 40, so the VCM is equal to 20 meter per second, and omega is equal to VCM by R is equal to 20 by 2 is equal to 10 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया हम लोगों का ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे।
देखो एक चीज़ और यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हमारा सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है 20 आ रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 40 है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा ए वाला पॉइंट कितना वेलोसिटी से आगे जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से, डबल वेलोसिटी से जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं इसको एक्सपेरिमेंट के लिए कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई पेन है, ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई पेन है यहाँ पे, ओके, और इस पेन को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, ध्यान से देखना, इस पेन को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाना है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करते हुए। तो इसको यहाँ पे हमने किया, फिंगर का मेरा पोजीशन ए वाला देखो, ए फिंगर यहाँ पे है, इस पोजीशंस पे है, तो यहाँ पे पेन रख दिया और इस फिंगर को हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करते हुए ऐसे ले गए यहाँ तक। अब देखो पेन का पोजीशन यहाँ पे आ गया, मतलब पेन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ गया, सेंटर ऑफ मास पेन का यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन फिंगर का हमारा पोजीशन देखो, फिंगर का पोजीशंस ए डिस्टेंस यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और फिंगर का पोजीशंस यहाँ पे चला गया। तो ए जो हमारा पाम का लेंथ है उससे डबल लेंथ ए जा रहा है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर हमारा है ए वाला टॉप मोस्ट पॉइंट है, एक ग्राउंड हो गया हमारा, इसके ऊपर हम एक प्लैंक को रोल करा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ए डबल लेंथ आगे जा रहा है, ध्यान से देखो, इस पोजीशन से डबल लेंथ आगे जा रहा है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी डबल होता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को अभी करके देख सकते हो। सेंटर ऑफ मास अगर x डिस्टेंस मूव करेगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर कोई चीजों को अगर प्लैंक को मूव कराओगे तो 2x डिस्टेंस कवर करेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड द एंगुलर वेलोसिटी। ए VCM और एंगुलर वेलोसिटी आप किधर लेते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस प्लैंक को हम इधर पुल कर रहे हैं, इस प्लैंक का वेलोसिटी दिया हुआ है दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, और इस प्लैंक का वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड द रेडियस आर गिवन है हम लोगों का 2 मीटर। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास and the angular velocity omega of the cylinder if there is no slipping anywhere, मतलब this is the case of pure rolling। इस प्लैंक को 4 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में पुल कर रहे हैं, इस प्लैंक को 20 मीटर पर सेकंड से राइट में पुल कर रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी बताना है कितना कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ VCM बताना है। तो इसका जो हम लोग का आंसर्स हो जाएगा VCM ऐसे ले लो। ओमेगा का डायरेक्शन आप कैसे भी चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम ओमेगा ऑलवेज ऐसे ही लेंगे, नो कोई ज़रूरी नहीं होता है। ओमेगा हम ऐसे ले लिए, अपोजिट में भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस लिखने होते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, फॉर नो स्लिपिंग एट दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा VCM प्लस R ओमेगा, मतलब रोटेशन की वजह से इस पॉइंट का वेलोसिटी लिख लिया और वो प्लैंक के वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, मतलब 20, इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ भी कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब इसका लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा VCM माइनस R ओमेगा, VCM माइनस R ओमेगा। एक इसके वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी इस प्लैंक के वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए -4। ये ध्यान देना था, +4 नहीं होगा, ये -4 के इक्वल होना चाहिए। 8 and 6 आ रहा है ना। चलो तो देख लेते हैं। अब इसको आप ऐड कर लो तो कितना हाँ हो जाएगा, 18 सर। तो इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर लोगे तो 2VCM इज इक्वल टू ये आ जाएगा 16, देयरफॉर VCM इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो VCM प्लस R का वैल्यू 2 है, ओमेगा हमें फाइंड करना है, दिस इज 20, सो द ओमेगा इज इक्वल टू 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 6 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये हो गया हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बात समझ में आई? तो हमें लगता है कि आप प्योर रोलिंग के केस में आप इन सब चीज़ों का कैलकुलेशंस इजीली कर पाओगे। ओके,
तो ज़रूरी ये नहीं होता है, याद रखना कि VCM R ओमेगा हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता, वो तभी होता है जब ग्राउंड पे हमारा नो स्लिपिंग का केस है, अदरवाइज नहीं होता है। अच्छा चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नो स्लिपिंग के केस का, प्योर रोलिंग का, ये सब केस जो था मैंने तो डिस्कस कर दिया। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आपको फ्रिक्शन का बस डायरेक्शन बताना है। यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं रहना चाहिए। अब मैं बता दूं कि अगर आप ओमेगा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो हमने डायरेक्शंस अज्यूम किया है करेक्ट है। अगर ओमेगा नेगेटिव आता तो जो हमने डायरेक्शंस लिया है उसका अपोजिट होना चाहिए था। बस एक कंक्लूजन है, आप ओमेगा चाहे जैसे सर ले लो। ओमेगा तो ऐसा ही आएगा ना, मतलब ओमेगा दिख ही ऐसे रहा है ही ऐसा आएगा, होगा ना। यही बिल्कुल दिख आएगा। रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ओमेगा आप अपोजिट में लेते तो ओमेगा यहाँ -6 आ जाता। तो इसे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो डायरेक्शंस है इट शुड बी नेगेटिव, जो हमने एज्यूम किया उसका अपोजिट होना चाहिए। बस लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास सिलेंडर है, इसका एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड इस तरह से दे दिया। एरो का डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज के सेंस में। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, प्लैंक का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन on plank and cylinder। सर चैट बॉक्स में दे। आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हो, बिल्कुल। इसका रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शंस क्या क्या होगा, मतलब इस पे सिलेंडर पे फ्रिक्शंस लेफ्ट या राइट लगेगा, प्लैंक पे लेफ्ट या राइट लगेगा, उसका डायरेक्शंस क्या होगा? सर सिलेंडर पे लेफ्ट पे लगेगा। हाँ, सिलेंडर पे लेफ्ट सिलेंडर का लगेगा। कैसे हम क्योंकि उसका फाइंड किए? वेलोसिटी ज्यादा है। इस पे बिल्कुल सर सही है। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड किया। हाँ, रिलेटिव relative वेलोसिटी, लोवेस्ट पॉइंट ले लो, हाँ ये हम लोग का प्लैंक हो गया। तो लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या जाएगा? VCM माइनस आर ओमेगा, है ना। तो VCM माइनस आर ओमेगा ये आ गया। तो VCM कितना है? 10 माइनस 2 इंटू 1, दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी। अब हम प्लैंक का वेलोसिटी फाइंड करेंगे। प्लैंक का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट करो कि एक हमारे पास एक ब्लॉक है और एक इसके ऊपर और ब्लॉक है जिसका वेलोसिटी इधर 8 है और इसका वेलोसिटी 4 है। तो हम इस पे फ्रिक्शंस का डायरेक्शंस बताना है। तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि ए हाई स्पीड से जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो इसका मोशंस क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन देखोगे तो रिलेटिव मोशन। तो इस पे फ्रिक्शंस आपको काइनेटिक नेचर का आएगा, बिकॉज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, है ना, इक्वल एंड अपोजिट। तो जो हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा इस पे सिलेंडर पे लेफ्ट के डायरेक्शन में लगेगा और इस पे हमारा राइट के डायरेक्शन में लगेगा। तो एफ के यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है। और ये ध्यान देना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। अब यहाँ पे स्टैटिक नाम का चीज नहीं है, बिकॉज देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशंस हमने बताया था आप लोगों को कैसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करना है। ओके, बस हो गया। आप इस ब्लॉक पे बैठ के देखो, इसके रिस्पेक्ट, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इसका मोशन क्या है, लेफ्ट में है, तो इस पे फ्रिक्शंस लेफ्ट में लगेगा। और इसके रिस्पेक्ट में राइट में है, तो इस पे फ्रिक्शंस राइट में लगेगा। हो गया। तो ये रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट, जो कि डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस तरह का यूज क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत आता है। ओके, तो ये चीज़ें हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन और उसका केसेस क्या होता है। ओके, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। कंबाइन रोटेशन ट्रांसलेशन में हम काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, एक एक चीज़ों पे, क्योंकि उसका भी बड़ा यूज़ आता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी इन कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, ये रिजल्ट जो होता है, याद रखना, ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखना, ICM ओमेगा स्क्वायर। ये बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
जो हम प्योर रोटेशन के लिए बताए थे, और ये है हम लोग का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। वी सी एम इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, velocity of center of mass, m is the total mass, m is the total mass, ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी, एंड आई सी एम जो है हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी एम एक्सिस, मोमेंट ऑफ सी एम एक्सिस से पास करने वाला जो है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अबाउट है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया हम लोग का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन वाला पार्ट, और ये हो गया ट्रांसलेशनल वाला पार्ट। तो नेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे, विल गेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन बोथ। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है यहाँ पे इस तरह से, ओके, और इस रिजिड बॉडी का यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी है, इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, ओके। तो हमें अगर इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, इसका मास अगर m है तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, एंड हाफ आई सी एम इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर रिंग है तो एम आर स्क्वायर, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एट गिवन इंस्टेंट। तो ये हो जाता है हम लोग का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सॉल्व करो। तो चलो आप इस पर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर। मास m इज 10 kg, ओमेगा इज 2 रेडियन पर सेकेंड, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे हमारा 4 मीटर पर सेकेंड है, ओके, एंड रेडियस 1 मीटर एक गिवन है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? दिस इज सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ओके। ओके, सो आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं 90 जूल। चलो चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर हमें फाइंड करना है, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, सो व्हाट वी कैन राइट, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम is 10, velocity of the center of mass 4 square half ICM mr square by 2 into omega square, okay. So this is 80 plus half m 1 into 1 divided by 2 into omega है 2 into 2. So this is 10. So 80 plus 10 is 90 joule. This is the total kinetic energy 90 joule. अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हम ओमेगा का डायरेक्शंस को अगर रिवर्स कर देते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगर मैं इसके एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शंस को अगर यहाँ पे रिवर्स कर देंगे 2 रेडियन पर सेकेंड से, तो क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी वही रहेगा या चेंज कर जाएगा? Sir, remains unchanged. रिमेन्स The same day. सेम रहेगा, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर का टर्म्स है, प्लस माइनस से तो फर्क पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे ओमेगा का डायरेक्शंस को रिवर्स कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीसीएम और ओमेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला को अप्लाई करना है और हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, राइट। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, वो एक रिजल्ट भी है जो कि बहुत ही यूज आता है आपके कैलकुलेशंस में। ये प्योर रोटेशन वाला केस था या क्या था? अगर ग्राउंड यहाँ लगा देता तो नहीं था ना, v इक्वल टू आर ओमेगा को सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है? नहीं था। ये तो इन जनरल हमने दे दिया, कैसे भी रोटेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर प्योर रोलिंग। ये प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है, मतलब VCM है, सो ऑब्वियस ही बात है आप ओमेगा फाइंड कर सकते हो, है ना। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन VCM एंड ओमेगा, और एक ग्राउंड पे इसका प्योर रोलिंग हो रहा है, ओके। अब मुझे आप ये बताओ कि हम किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है,
हॉलोस्फीयर है, मतलब हॉलोस्फीयर है, या जो भी चीज़ें हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसे लिख सकते हैं के एम आर स्क्वायर, ऐसे हाँ लिख सर, सकते हैं। के इज इक्वल टू 1 फॉर, एक किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर के का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो Ring. ring or hollow cylinder. के इक्वल टू हाफ किसका हो जाएगा, Disk या solid cylinder. डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। के इक्वल टू 2/5 किसका होगा, सॉलिड Solid स्फीयर। sphere. के इक्वल टू 2/3 Hollow sphere. हॉलो स्फीयर। तो इन जनरल हम लोग ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को के टाइम्स एम आर स्क्वायर के टर्म्स में लिख लेते हैं। के का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो बेसिकली हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट के का वैल्यू होगा, 1/2, 2/3, 2/5 एंड सो ऑन, जैसे भी चाहो आप इसको चेंज कर सकते हो। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज VCM एंड देयर इज अ प्योर रोलिंग, सो कैन यू फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी, कितना होगा इन दिस केस फॉर प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग कहाँ पे होना चाहिए, ध्यान दो, प्योर रोलिंग कहाँ पे होना चाहिए, ग्राउंड पे। प्लैंक की बात मैं नहीं किया हूँ। ग्राउंड पे अगर प्योर रोलिंग है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। यस, सो आंसर सही है, हाफ mv² 1 + k। देखो अब हम कैसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग का रिजल्ट है फॉर प्योर रोटेशन, प्योर रोलिंग के लिए हाफ m VCM² हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो, फॉर प्योर रोलिंग द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा, है ना। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी r ओमेगा के इक्वल होना चाहिए। अब क्या होगा हम लोगों का, यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ m VCM² प्लस हाफ व्हाट इज ICM इज k mr² एंड द ओमेगा दिस इज VCM/r। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका रिप्लेसमेंट, हम इसको रिप्लेस कर दिया ओमेगा को ओनली इफ देर इज अ प्योर रोलिंग, अदरवाइज हम इसको रिप्लेस नहीं करते। तो याद ये भी रखना है कि किस कंडीशन में ये हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, फॉर प्योर रोलिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे इन जनरल हम किसी भी रोलिंग बॉडी के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ m VCM² 1 + k। ओके, दिस इज द टोटल काइनेटिक, r² से r² कैंसिल हो गया, 1 + k। ओके, इतना हो जाएगा हम लोगों का। बात समझ में आई। अगर आपको ओमेगा के टर्म्स में लिखना है तो VCM को r² ओमेगा² के टर्म्स में लिख सकते हो। ओके ओके, तो चलो ये रहा हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना। ओके ओके, तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी। मैं फिर से रिपीट कर दूं आप लोगों को, ये रिजल्ट याद रखने से पहले कंडीशंस याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, और इस रिजल्ट का हम लोग बहुत जगह पे यूज डायरेक्टली करते हैं। ओके, ग्राउंड पे प्योर रोलिंग होना चाहिए। चलो ये रहा हमारा काइनेटिक एनर्जी। इवन काइनेटिक एनर्जी आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के लिए आप फाइंड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब हम आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज आप लोगों को बस केवल लिखना बता रहे हैं कि हाउ टू राइट द टोटल एनर्जी, हाउ टू राइट द एंगुलर मोमेंटम, नेक्स्ट पॉइंट है।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइन मोशन, मतलब रोटेशन एंड ट्रांसलेशन जो हम लोग का होगा उसमें हम किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। एंगुलर मोमेंटम का हमने बेसिक आइडिया आप लोग को इससे पहले के लेक्चर में बताया भी था कि एंगुलर मोमेंटम एक पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है। एंगुलर मोमेंटम जब हम एक्सिस के अबाउट बात करते हैं तो कंपोनेंट होता है, लेकिन अगर रोटेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तो उस केस में हम एंगुलर मोमेंटम एक पॉइंट के अबाउट कैसे लिखेंगे। ओके, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो एल इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ओ, हम ऐसे लिख सकते हैं। ए हो जाएगा हम लोगों का, इसको लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे आई सी एम इंटू ओमेगा वेक्टर प्लस आर सी एम क्रॉस एम वी सी एम। ओके, ये सब कुछ वेक्टोरियली हमें ऐड करना होता है, राइट। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि मान लो कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है इस तरह का। हम रिजिड बॉडी बड़ा सिंपल तरीके से ले लेते हैं, रोलिंग ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं, और यहाँ पे इसका कुछ सेंटर ऑफ मास का अपना वेलोसिटी होगा VCM, कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा। जरूरी नहीं कि VCM आर ओमेगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हम नहीं बोल रहे, हम इन जनरल केस की बात कर रहे हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना, रोटेशन। और सेंटर ऑफ मास भी आगे ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल हुआ हमारा, कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का। अब इसका हमें मान लो किसी पॉइंट O के अबाउट, जो हमने यहाँ पे एक्सिस मार्क कर दिया इस तरह से, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई और जेड हमने मार्क कर दिया, ये पॉइंट O है। अगर हमें O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है इस पूरे रिजिड बॉडी का, जो कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग सॉरी जो कि कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का केस है, तो हमें दो टर्म्स पे वर्क करना होता है। नंबर वन, आई सी एम इंटू ओमेगा। ये टर्म्स क्या है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, जो हमने बताया था ना आई इंटू ओमेगा वाला टर्म्स। अगर मान लो केवल रोटेट करता तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता, तो दिस टर्म्स इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट CM, दिस इज L सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास वाला टर्म्स है। और जो हमारा सेकेंड टर्म है ए वाला, RCM क्रॉस MVCM, ये समझना है। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास है, अब भूल जाओ कि हमारा रिजिड बॉडी है। आप ऐसे सोचो कि एक पॉइंट मास है, सेंटर ऑफ मास पे एक पॉइंट मास ले लो जिसका टोटल मास m है, इसका टोटल मास m है, और एक पॉइंट मास अगर मूव कर रहा है VCM वेलोसिटी से, तो क्या हम यहाँ से इस पॉइंट O के अबाउट, ये RCM है, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट O के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने आपको आता है कि नहीं, एक पॉइंट मास का हाँ आता है। तो ए वाला टर्म्स होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट O, और इन दोनों का वेक्टर एडिशंस नेट एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट का अबाउट देगा। तो हमें दो टर्म्स पे क्या वर्क करना है, नंबर वन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, रोटेशन की वजह से आई इंटू ओमेगा, एंड द सेकेंड टर्म्स सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट O के अबाउट, जिस पॉइंट का अबाउट हमें कैलकुलेट करना है उसका वैल्यू कितना होगा। दोनों को हम ऐड कर देंगे, सो विल गेट द नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। ओके, तो ये तो टर्म्स आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है, नंबर 2 ये होना चाहिए कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। ये फार्मूला अब हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मान लो कि एक व्हील हमारा रोटेट कर रहा है, कार कोई मूव कर रहा है, उसका व्हील रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऑलवेज जेड एक्सिस के अलोंग है तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। तब जाके ए वाला हम एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रेन है कि कुछ कंडीशंस होने चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए।
अगर इनकेस अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर चेंज करता है तो ए फार्मूला हमें नहीं लिखना चाहिए। मान लो कि कोई व्हील ऐसे रोटेट भी कर रहा है और ऐसे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शंस भी अगर चेंज कर रहा है, तब हमें ए फार्मूला नहीं लिखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जितना भी क्वेश्चंस करोगे आप IIT-JEE के लिए या फिर आपका जो सिलेबस है उसमें हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशंस का डायरेक्शन चेंज नहीं ही करता है, और हम जब अप्लाई करते हैं तो हम उस कंडीशंस को मानते हुए करते हैं और ये फार्मूला हम अप्लाई आसानी से कर देते हैं कि हाँ यही चीज़ें हैं और सेंटर ऑफ मास का अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो चलो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं कि ये वाला चीज़ें हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में। लिखो, क्वेश्चन है कि वी हैव अ सॉलिड स्फीयर है ये वाला, मूविंग विथ वेलोसिटी VCM विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ स्लीपिंग वाला कुछ केस ऐसा नहीं दिया है तो हम ऐसा कुछ सोचेंगे भी नहीं, हमें VCM और ओमेगा के टर्म्स में फाइंड करना है। सो यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट पॉइंट A इज दिस पॉइंट, B इज दिस पॉइंट और C ए वाला पॉइंट है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? व्हाट इज L अबाउट A? पहले लिखो डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस नहीं दिया, एक ग्राउंड पे है, ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, एक ग्राउंड पे ही है। चलो अब मैंने आपको बताया था, एक मैं करके बताता हूं कि L ऑफ CM मतलब L अबाउट CM, तो ए इसके अबाउट रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है। तो एक हम लोग का हो जाएगा ICM इंटू ओमेगा, L अबाउट CM है ना, तो I इंटू ओमेगा, I हो जाएगा 2/5 AMR स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो गया L अबाउट CM। ओके, एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इन और आउट। इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में इन, तो ए इनटू द प्लेन, क्रॉस मार्क कर दिया प्लस। अब हमें इसका फाइंड करना है। अब बताओ, मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है और एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो ये हो जाएगा m VCM इंटू r, और इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा हम लोग का ए भी इनटू द प्लेन। ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट जैसा ट्रीट करो। मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो इसका ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? सो दैट दिस इज एम भी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, लाइन ऑफ एक्शन से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस लेंथ इज आर, सो एम VCM इंटू आर। तो अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2/5 MR स्क्वायर ओमेगा प्लस m VCM इंटू r, okay, into the plane, and this is the angular momentum about point A. सिमिलर दो पार्ट में ब्रेक करना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट और सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट के अबाउट, दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, I इंटू ओमेगा टर्म्स तो रहेगा ही, एंड जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कितना है। अब B के अबाउट अगर आपको फाइंड करना है तो B के अबाउट क्या लिखोगे? What is the center of mass के about? I into omega, so the 2/5 MR square into omega into the plane, okay? And second part, center of mass का उस point के about क्या हो जाएगा? Zero, because एक पॉइंट मास, मान लो कि यहाँ से एक पॉइंट मास मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तब b से क्रॉस कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट क्या हो जाएगा? 0। तो इसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट B के अबाउट इतना हो जाएगा, विच इज इनटू द प्लेन। अगर हमें C के अबाउट फाइंड करना है तो वो तो करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है? I इंटू ओमेगा 2/5 MR स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू द प्लेन, एंड C के अबाउट सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? आउट ऑफ प्लेन। आप देखो इसका डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है ना, ए बी को पकड़ के आप सी की तरफ बेंड करेंगे, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो दिस इज एम VCM इंटू आर एंड दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, सो देयरफॉर वी कैन राइट 2/5 MR स्क्वायर ओमेगा माइनस m VCM इंटू आर
इनटू द प्लेन, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों चीज़ों का केयर करना है। वन अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेकेंड सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट के अबाउट। तो देखो ए वाला जो टर्म्स है हम लोगों का सब में कॉमन आ रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना। आई ओमेगा वाला टर्म्स कॉमन आएगा सब में, चाहे जहाँ से भी फाइंड करो। और जो पॉइंट आप सिलेक्ट किया अब उस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट वाला टर्म्स डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट पॉइंट। और उसका डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पॉइंट के अबाउट तो होता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो जो लिखेगा वही आएगा, बट एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा। अगर हम ओमेगा के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा कि नहीं? ओमेगा रिवर्स कर दे तो हाँ सर, चेंज होगा। चेंज हो जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस का साइन वहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें चेंज कर जाता है। तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, प्योर रोलिंग के केस में आप एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है जो कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है, तो इसमें आपको कंडीशंस तो इम्पोज करने आना चाहिए। और मान लो कि हमारा एक पॉइंट ग्राउंड पे ए वाला है, दिस पॉइंट इज ए। सो कैन यू राइट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रोलिंग सॉलिड स्फीयर अबाउट पॉइंट ए कितना होगा, यही आपको लिखना है। ट्राई करो आप लोग। इस सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखना सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर है, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का भी केस है। चलो आप लोग आंसर्स ठीक आया है। यहाँ ओमेगा नहीं दिया था, वी नोट के टर्म्स में ही बताना है। देखो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा हम लिख सकते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आई इंटू ओमेगा, सो द 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा इस तरह से होगा, एंड इंटू द प्लेन प्लस सेंटर ऑफ मास का ए के अबाउट एम वी नॉट इंटू आर, दिस इज ऑल्सो इंटू द प्लेन। ओके, तो ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, एंड ओमेगा को लिख सकते हैं फॉर नो स्लीपिंग वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा को लिख देंगे वी नॉट बाई आर। ओके, और ए भी इंटू द प्लेन, और ये हो जाएगा हम लोग का एम वी नॉट इंटू आर, ए भी इंटू द प्लेन। तो अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये 2/5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 to 7/5, 7/5 एम वी नॉट इंटू आर आ जाएगा। देखो रिजल्ट याद नहीं रखना कि ए इसका ए रिजल्ट हुआ तो बाकी जगह, आप मेथड देखना कि कैसे हम फाइंड करते हैं। एम वी नॉट इंटू आर आ गया ए के अबाउट। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर मान लो कि हमारा यहाँ पे ऐसे जाते 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 एक कुछ इंक्लाइन प्लेन मिल गया, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट इस पे हिट करेगा, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जाएगा, ये टकराएगा इससे। जैसे मान लो कि ये इससे कांटेक्ट में आएगा ना, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कांटेक्ट में आया, अगर इसको हम बी बोल देते हैं तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आगे सॉल्व भी करूंगा आपको। सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी, क्या होगा इस पूरे सॉलिड स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम बी के अबाउट का होगा। प्योर रोलिंग का ही केस है, इन टर्म्स ऑफ एम वी नॉट एंड आर के टर्म्स में बताना है। सर कोएफिशिएंट और रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्टिट्यूशन की बात यहाँ नहीं हमने बोला है, रेस्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है? वी हैव टू राइट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी। हम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, सी के अबाउट लिख सकते हैं, इसके अबाउट लिख सकते हैं, इसके अबाउट लिख सकते हैं, इसके अबाउट। सो सिमिलरली वी कैन राइट अबाउट पॉइंट बी। ओके, सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी, यही लिखना है आपको। मैं डायग्राम बना देता हूँ अलग से। तो इसका क्लियर डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है कि इसका वेलोसिटी v नॉट है, इसका मास m है, इसका रेडियस यहाँ पे r है। ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा। सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट b, यही b के अबाउट हमें लिखना है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री भी अप्लाई करना होगा और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करने होंगे। ओके, थीटा का वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको दे देता हूँ 30 डिग्री। या तो आप थीटा के टर्म्स में बता दो या थीटा का वैल्यू पुट करके बता दो, जैसे चाहो। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखना है। हमें आंसर सेंड किया है कुछ जनों ने, mvr 2/5 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का टर्म्स आप लोगों ने लाया है, बहुत बढ़िया। ओके, देखो सबसे पहले हमें क्या लिखने की जरूरत है, बी के अबाउट। तो बी के अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो लिखेंगे ही, है ना। तो ये कितना हो जाता है, आई सी एम इंटू ओमेगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा को लिख सकते हैं वी नॉट बाई आर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सब कुछ। डायरेक्ट क्यों, बिकॉज वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा फॉर नो स्लीपिंग, ये तो हमें पता है। अब ये हो गया, दिस इज इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन कर दिया, प्लस एक टर्म्स और ऐड होगा, बी के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम। अब देखो बी के अबाउट, अब देखो ए वाला हमारा लाइन ऐसे और ए यहाँ पे टेंजेंट है, ए ऐसे ड्रॉ करेंगे। ए वाला एंगल कोई बता सकते हैं कितना होगा, इफ दिस एंगल इज थीटा, एक लाइन और इसके बीच में अगर एंगल थीटा है दो लाइन के बीच में, तो इन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर हुआ तो इसके बीच का भी एंगल थीटा ही होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हुआ, दिस लेंथ इज द परपेंडिकुलर लेंथ। ध्यान से देखना, ये हम लोग का परपेंडिकुलर लेंथ होगा वेलोसिटी से बी के अबाउट, तो हम लोग लिखेंगे एम वी नॉट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। ओके, और इसका डायरेक्शंस देखो बी के अबाउट, वो भी इनटू द प्लेन, दिस इज ऑल्सो इनटू द प्लेन। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2/5 एम वी नॉट आर इंटू द प्लेन प्लस एम वी नॉट आर कॉस थीटा ऑल्सो इंटू द प्लेन। ओके, ये दो चीज़ें हो गया। तो हम टोटल कितना लिख देंगे, 2/5 प्लस कॉस थीटा इंटू एम वी नॉट आर इंटू द प्लेन, हो गया। दिस इज द नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी। बोलो, एनी डाउट? No, sir. हो गया। तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, बस हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। 1 आई सी एम इंटू ओमेगा टू एम आर स्क्वायर सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी इंटू ओमेगा, और सेकेंड पार्ट हमें लिखना है उस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम। दोनों को ऐड कर देंगे, हो गया, वेक्टोरियली ऐड करना है। ओके, एक क्वेश्चन और कर लो प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक हमारे पास रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है, इसका लेंथ l है, ए वी नॉट इसका सेंटर ऑफ मास वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो आपको इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है ओ के अबाउट। ए यहाँ पे पॉइंट एक ओ है, इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। सारे रिजल्ट जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, कैसे लिखोगे आप, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, दोनों चीज़ें ऐड करना होता है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है हम लोगों का, बोलो, आई इंटू ओमेगा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, दिस इज इंटू द प्लेन। एंड ओ के अबाउट सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, बोलो, 0 बिकॉज इसके अबाउट तो 0 हो जाएगा, ओ इसी लाइन पे है, इसे पास कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नेट एंगुलर मोमेंटम एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा इंटू द प्लेन, दिस इज एल अबाउट ओ। अगर मैं आपसे पूछ देता कि ए के अबाउट बताओ, इफ दिस पॉइंट इज ए, सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर क्या हो जाता, ए तो एज इट इज रखेंगे हम लोग, एम वी L नॉट L/2 वो ऐड करना पड़ता सर। प्लस हमें एम वी नॉट एल बाई 2 ऐड करना पड़ता, एम वी नॉट एल बाई 2 सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ए के अबाउट ऐड करना पड़ता, यहाँ 0 हो गया, ये ऐड करना पड़ता, ए हो गया। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। ओके, बस तो इस तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। बात समझ में आ गई? और जो मैंने आज बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है। अब आपको मैं क्वेश्चंस में इसको यूज करूंगा। अब उस समय एंगुलर मोमेंटम लिखना नहीं बताऊंगा कि ऐसे लिखते हैं, ए होता है, ये होता है। अब मैं डायरेक्ट वहाँ पे आपके फॉर्मूला में उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, चाहे वहाँ जो क्वेश्चंस होगा डायरेक्ट लिख दूंगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये रहा हमारा एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशंस क्या होता है, और बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने ये आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिया। ओके, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें अब हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करना सीखेंगे, रोलिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिर हम ये भी सीखेंगे कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगाने से कितना एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप करेगा। तो इन सब सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे लगे हाथ, कि अगर मान लो हमारा कोई यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, एक यहाँ पे कोई अगर इस तरह का एक रिजिड बॉडी है ना, तो अगर ए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है, मान लो कि ए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो फॉर नो स्लीपिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, VCM इक्वल्स टू R ओमेगा। नो स्लीपिंग का यही केस है। ये तो हो गया वेलोसिटी के टर्म्स में। अगर आपसे पूछ दिया जाए नो स्लीपिंग में हो सकता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगे, एक्सेलरेट भी कर जाए, तो दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो, dVCM बाई dt d/dt इंटू R ओमेगा। तो dVCM बाई dt ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, R is constant, it will come outside of the derivative, and d omega by dt is alpha. So no slipping का ये भी कंडीशन होता है, दिस इज ऑल्सो कंडीशन। दो कंडीशंस आपको याद रखने हैं। सेकेंड, अगर एक्सेलरेट करते हुए, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्लिप नहीं कर रहा और कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन के टर्म्स में क्या रिलेशन होगा, तो इट शुड बी ACM इंटू आर अल्फा। अल्फा का डायरेक्शन अगर ACM इधर है, ACM, तो अल्फा का डायरेक्शन भी ऐसे ही होना चाहिए, है ना। सो ये दोनों कंडीशन होना चाहिए नो स्लिपिंग के लिए। अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो, अगर जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो, ये रहा बेसिक चीज़ें। अब हम लोग सीखेंगे एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करते हैं।